Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel, and today we will discuss about the structural organization in animal. This is the seventh chapter of NCERT. मैंने पिछले वीडियो में आपको जो कॉकरोचेस था उसके बारे में हमने पूरा फिनिश कर दिया था और उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी पढ़ा था कि उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होता है। और कॉकरोच होता है ये अपना एक्सक्रीटर को एक्सक्रीट करने के बाद उसके बाद जो फूड जो होता है तो फूड को क्या कर देता है, कॉन्टेमिनेटेड कर देता है। और वो कॉन्टेमिनेटेड फूड जब ह्यूमंस ले लेते हैं तो बैक्टीरियल डिसीज हो जाती है। ठीक है, ओके। तो बैक्टीरियल डिसीज कई सारी हो जाती थी, जिसमें कि हमने वो सारी चीजें भी पढ़ी थी कौन सी बैक्टीरियल डिसीज हो जाती है। ठीक है, ह्यूमंस में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, फ्रॉग। उसके बारे में हम देखेंगे कि फ्रॉग पहले सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर उसके बाद हम उसके मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसका एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे, एनाटॉमी में कौन कौन से सिस्टम होते हैं उसके, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उसका इंट्रोडक्शन के बारे में। राना टिग्रीना इज द मोस्ट कॉमन स्पीसीज इन इंडिया। इंडिया की बात करें तो मोस्ट कॉमन स्पीसीज कौन सी है, राना टिग्रीना। ओके, फ्रॉग की। फिर देखिए, दे आर कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्म्स। ये जो होते हैं ये अपने जो मतलब बॉडी टेम्परेचर उसको रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, और जो जो एनिमल्स अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, होम्योथर्म्स बोलते हैं। जबकि जो अपने बॉडी की टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें कोल्ड ब्लडेड या फिर पोइकिलोथर्म्स एनिमल भी बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रॉग की बात करें, फ्रॉग जो होता है वो कैसा होता है, कोल्ड ब्लडेड होता है या फिर पोइकिलोथर्म्स होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, they can change the color to hide from their inamics camouflage. This protective coloration is called as a mimicry. जैसे अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये भी अपने इनेमी को देखकर कलर को चेंज कर देता है। ठीक है, इनेमी जब आसपास होता है तो क्या होता है, तो वो फ्रॉग जो होता है वो ट्री के अकॉर्डिंग, जैसे ट्री हो गया या फिर ग्रासेस हो गई, तो उसमें क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। ठीक है, तो ग्रीन कलर के अकॉर्डिंग अपने कलर को चेंज कर देता है और वो भी उन लीव्स में छिप जाता है। ठीक है, लीफ के कलर के अकॉर्डिंग अपना भी कलर चेंज कर लेता है, तो वो स्नेक्स वगैरह है उनको नहीं देख पाता। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों का कलर क्या हो जाता है, लीव्स का और फ्रॉग का कलर जो होता है वो सेम हो जाता है, इसलिए क्या होता है, वो छिप जाता है। ठीक है, ओके। तो वही लिखा, तो इस पूरे स्ट्रक्चर मतलब इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला गया, मिमिक्री। ओके, फिर देखिए, ड्यूरिंग समर एंड विंटर दे अंडरगो एस्टिवेशन, this called as the summer sleep, and hibernation, this called as the winter sleep. And hibernation is respectively to protect from extreme heat and cold. सीजन के अकॉर्डिंग ये चेंजमेंट उनका होता रहता है। ठीक है, जैसे कि समर सीजन आ गया, समर सीजन में क्या होता है, वो अपने मतलब अपने आप को क्या करते हैं, बाहर ले। लेकिन अगर हम विंटर सीजन की बात करें तो विंटर सीजन में क्या करते हैं, विंटर सीजन में वो अपने आप को अंडरग्राउंड कर लेते हैं, और समर सीजन की बात करें तो वो अर्थ पे आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, इस तरीके से इस पूरा जो मतलब लाइफ है उनकी, तो उसको क्या बोला गया, अगर वो समर स्लीप करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। और अगर विंटर स्लीप की बात करें उसे क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन। ठीक है, ओके। अगर अंडरग्राउंड हो गए तो उसे क्या बोला जाता है, विंटर स्लीप बोलते हैं, और उसके बाद जब वो बाहर आ जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, समर स्लीप। ठीक है, ओके। तो ये हो गया, ये पूरे प्रोसेस हो गए जो कि उन्हें हीट एंड कोल्ड के अकॉर्डिंग उनको चेंजमेंट करना पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी की, कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है इनका, मॉर्फोलॉजी मतलब आउटर स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो द स्किन ऑफ अ फ्रॉग इज ऑलवेज मॉइस्ट, स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। इनमें क्या होता है, स्किन में म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस के कारण इनका जो स्किन होती है वो कैसी होती है, स्लिपरी होती है। ठीक है, स्मूथ होती है, आप उन्हें टच करेंगे तो क्या होगा, स्लिप हो जाएगा आपका हैंड। ठीक है, ओके। आप इसलिए उन्हें नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यही बोला गया, वो किसके किसके कारण होता है, क्योंकि उनमें म्यूकस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और म्यूकस के कारण आपका जो मतलब उस फ्रॉग की स्किन होती है वो क्या होती है, स्लिप होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, color of dorsal side is a light green with a dark irregular spots and ventral side is a pale yellow. अगर आप डोर्सल साइड की बात करेंगे तो डोर्सल साइड में आप कलर की बात करेंगे तो वो कैसा, उनका ग्रीन कलर होता है। लेकिन अगर हम वेंट्रल साइड की बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा, येलो कलर होगा। ठीक है, डार्क येलो कलर होता है। ठीक है, फिर देखिए, द फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन। आप जैसे नॉर्मल सारे लोग एनिमल्स मोस्टली जो होता है वो एनिमल होते हैं तो वाटर को ड्रिंक करते हैं। ठीक है, लेकिन
जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग हो गया अपने स्किन के थ्रू अपने वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ओके, इसके मतलब वाटर जो होता है वो ऐसे ड्रिंक नहीं करता है, तो वो ड्रिंक नहीं करता है तो वो वाटर कैसे जाएगा, तो वाटर जो होता है वो स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब करता रहता है, ठीक है। फिर देखिए, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, नेक एंड टेल एब्सेंट। जैसे कि नॉर्मल सभी एनिमल्स की बात करें तो उनमें नेक प्रेजेंट होता है, और किसी किसी जो एनिमल्स होते हैं, कई सारे एनिमल जिनमें कि टेल भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। लेकिन फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग जो था वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच जो था वो 3 पार्ट में डिवाइड था, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। ओके, लेकिन अब इसके फ्रॉग की बात करें, फ्रॉग जो था वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? हेड हो गया एंड ट्रंक हो गया, ठीक है, हेड एंड ट्रंक। ओके, और नेक और टेल जो था वो क्या होता है, वो इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। फिर देखिए, above the mouth, a pair of nostrils is present. Eyes are bulbs and covered by a neck-tightening membrane that protect them while in a water, ठीक है। माउथ जो होता है, माउथ तो हो गया, माउथ के पास ये आपका नॉस्ट्रल प्रेजेंट होता है, और नॉस्ट्रल जो होता है वो किससे कवर, मतलब नॉस्ट्रल के पास क्या होता है, आईज प्रेजेंट होती है, ठीक है। आईज में भी वो क्या होती है, नेक टाइटिंग मेम्ब्रेन से कवर रहती है, ठीक है। किससे कवर रहती है? नेक टाइटिंग मेम्ब्रेन से कवर रहती है। क्यों? क्योंकि जो नेक टाइटिंग मेम्ब्रेन जो होती है वो वाटर से इनको प्रोटेक्ट रखती है, ठीक है। ओके, वाटर से आईज को प्रोटेक्ट रखती है कौन? नेक्टाइटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है कभी कदार, तो नेक्टाइटिंग मेम्ब्रेन किन में मिलती है? तो आप क्या बताएंगे? फ्रॉग में मिलती है, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे एनाटॉमी की। एनाटॉमी में सबसे पहले बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। तो पॉइंट देखिए, कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो मोस्टली जैसे कि जो भी अगर फूड का डाइजेशन है तो वो मोस्टली किससे होगा? डाइजेस्टिव ग्लैंड के थ्रू होगा। क्यों? क्योंकि उनसे हार्मोन एंजाइम सीक्रेट हो गए, तभी तो फूड को डाइजेस्ट कर पाएंगे ना, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बन जाता है कि डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होती है किनमें? एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। फिर देखिए, alimentary canal is short because frogs are carnivores, hence the length of intestine is reduced. एलिमेंट्री कैनल की बात करेंगे तो जैसे कि ह्यूमंस में बहुत ही लॉन्ग होता है, लेकिन इनकी बात करेंगे फ्रॉग की, तो फ्रॉग का जो एलिमेंट्री कैनल होता है वो क्या होता है? शॉर्ट होता है, ठीक है। ओके, और इंटेस्टाइन की बात करें तो जैसे ह्यूमंस में इंटेस्टाइन की लेंथ जो होती है वो बहुत ही लार्ज होती है। ओके, तो इसकी बात करेंगे तो इनमें जो इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो क्या होती है? रिड्यूस होती है, मतलब बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो इंटेस्टाइन की लेंथ भी कम है और एलिमेंट्री कैनल भी बहुत ही कम होता है, ठीक है, शॉर्ट होता है। ओके, वो फ्रॉग कैसा है? कार्निवोरस एनिमल है, ठीक है। तो अब हम इसके सीक्वेंस की बात कर लेते हैं कि जो एलिमेंट्री कैनल होता है उसका सीक्वेंस क्या होता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है। तो माउथ के बाद क्या होता है? आपका बक्कल कैविटी होता है, और बक्कल कैविटी के बाद फेरिंग्स, एंड फेरिंग्स के बाद इसोफेगस, इसोफेगस के जस्ट बाद स्टमक, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के जस्ट बाद क्या होता है? रेक्टम, और रेक्टम के बाद क्या होता है? क्लोएका, ठीक है। जैसे कि ह्यूमंस में बात करेंगे तो ह्यूमंस में क्या होता है? एनस प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है? एज अ होल लाइक स्ट्रक्चर होता है। रेक्टम के जस्ट नीचे जो होता है वो होल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्लोएका बोलते हैं, ठीक है। जहां से स्पर्म एंड वेस्ट मटेरियल है वो भी एक ही होल से सीक्रेट होता है जिसे हम क्लोएका बोलते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ? ठीक है। फिर देखिए, liver secrete bile that is stored in the gallbladder, pancreas produce a pancreatic juice containing digestive enzyme, ठीक है। जैसे कि हमने बात करी पैनक्रियाज की बात करें, पैनक्रियाज का वर्क क्या होता है कि पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करना, ठीक है। ओके, और उसके बाद कई सारे एंजाइम को सिक्रेट करना जिसे हम डाइजेस्टिव एंजाइम भी बोलते हैं। तो लिवर से एंड पैनक्रियाज से, ठीक है, तो इनसे क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन होता है, ठीक है। ओके, फिर देखिए, फूड इज कैप्चर्ड बाई लोब्ड टंग। इनमें क्या होता है? 2 टाइप की टंग, बाई लोब्ड टंग प्रेजेंट होती है। तो जैसे हम लोग में क्या होता है कि आगे की जो मतलब टंग होती है वो क्या होती है? फ्री होती है, ठीक है, और पीछे की क्या होती है? ज्वाइंट होती है। लेकिन हम फ्रॉग की बात करेंगे तो फ्रॉग में क्या होता है? पीछे की जो टंग होती है वो क्या होती है? वो फ्री होती है, और आगे की जो टंग होती है वो क्या होती है? ज्वाइंट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से उनमें क्या होता है? बाइलोब्ड टंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर देखिए, जिससे कि उन्हें फूड को कैप्चर करने में हेल्प होती है, ठीक है। फिर देखिए, डाइजेशन
बाय HCl एंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड फ्रॉम गैस्ट्रिक वॉल। ठीक है, जैसे कि हम अगर जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि जो स्टमक होता है गैस्ट्रिक वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होती है? गैस्ट्रिक वॉल प्रेजेंट होती है, जहां पर आपका गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है। ठीक है, क्या सिक्रेट होता है? गैस्ट्रिक वॉल से गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है, जो कि मतलब HCl सिक्रेट करता है, जो कि फूड का डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। ठीक है, HCl हो गया, और जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट हो रहा है गैस्ट्रिक वॉल से, तो वो भी क्या होता है? डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। ठीक है, फिर देखिए partially digested food that's called as a chyme and is passed from stomach to duodenum। जो भी मतलब अगर हम इनके सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस में क्या होता है कि फूड का एंट्री कहाँ से हुई और कहाँ पर जा रही। तो सबसे पहले क्या हुआ? माउथ से आई, माउथ से क्या हुआ? फेरिंग से इसोफेगस से क्या हुआ? स्टमक में। ठीक है, ओके। तो स्टमक में जब फूड होता है तो उसे क्या बोलते हैं? जो कि फूड का डाइजेशन कुछ ना कुछ होता है उस समय पे उसे क्या बोला जाता है? काइम बोला जाता है। ठीक है, जो फूड है या फिर उसका डाइजेशन जो हो जाता है उस टाइम क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। ठीक है, ओके। जब वो स्टमक से ड्यूडेनम में जाता है, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा? जो स्टमक से ड्यूडेनम में जब फूड जाता है तो उस टाइम पे उस फूड को क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। फिर देखिए duodenum receive bile and pancreatic juice through a common bile duct। एक पैनक्रास और बाइल डक्ट को जो ज्वाइन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉमन बाइल डक्ट, जो कि ड्यूडेनम से रिसीव करता है फूड को। ठीक है, जिसे हम काइम बोल रहे थे। ठीक है, तो ड्यूडेनम से रिसीव जब कर लेता है वो फूड, जो कि काइम, जिसे हम काइम भी बोल रहे थे, तो उसका डाइजेशन वो कहाँ से रिसीव होता है? ड्यूडेनम से होते हुए कॉमन बाइल डक्ट में जाता है। ठीक है, फिर देखिए बाइल एमल्सिफाइड फैट पैनक्रेटिक जूस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन डाइजेशन कंप्लीट्स इन द इंटेस्टाइन। जैसे कि नॉर्मली ह्यूमंस में होता है कि ह्यूमंस में जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ पर कंप्लीट होता है? इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो इसी तरीके से फ्रॉग में भी होता है कि फ्रॉग का स्टार्टिंग कहाँ पर डाइजेशन हो रहा है? तो सबसे पहले बाइल जो होता है बाइल इमल्सिफाइड होता है, उसके बाद प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होने के बाद डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है? तो आप वो इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, जैसा कि नॉर्मली ह्यूमंस में होता है। ठीक है, फिर देखिए फिंगर लाइक विलाई एंड माइक्रोविलाई इन इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, जैसा कि इंटेस्टाइन में आपका जो फूड का डाइजेशन होता है, तो फूड का डाइजेशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो क्या होती है? एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ठीक है, किसके थ्रू? विलाई एंड माइक्रोविलाई। दिस स्ट्रक्चर आर अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। तो वो जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम विलाई एंड माइक्रोविलाई बोलते हैं, जो कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, तो उसका फंक्शन क्या होता है कि जो भी डाइजेस्टेड फूड है और डाइजेस्टेड फूड में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो आगे की तरफ पास कर देता है। ठीक है, ओके। फिर देखिए undigested solid waste moves into rectum and pass out through cloaca। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, डाइजेशन के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है उससे क्या होता है? वो आगे के पार्ट में पास कर देता है, जैसे कि रेक्टम हो गया एंड क्लोइका हो गया। तो रेक्टम में गया, इंटेस्टाइन से होते हुए कहाँ गया? रेक्टम में गया, और रेक्टम से होते हुए कहाँ पे गया? क्लोइका में। ठीक है, तो क्लोइका के थ्रू बॉडी जो होता है, बॉडी से वेस्ट मटेरियल रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो इसमें देख लेते हैं, स्किन इज एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इज अ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर इज एक्सचेंज द स्किन बाय डिफ्यूजन। जो ये जो मतलब मोस्टली जो होता है इनके, ये कैसे एनिमल है? एक्वाटिक एनिमल है। ठीक है, तो एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जैसे ये उसमें क्या है? वाटर में। ठीक है, तो वाटर में इनका जो रेस्पिरेशन है वो प्रॉपर नहीं कर पाते, तो प्रॉपर इनको रेस्पिरेशन करने के लिए क्या होता है? इनमें स्किन में क्यूटेनियस लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ये करते हैं। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि क्यूटिकल जो प्रेजेंट होती है स्किन में, उसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं कि ऑक्सीजन जो वाटर में डिसॉल्व होती है, तो वो डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू वो रेस्पिरेशन वो अपनी बॉडी के ऑर्गन में करते हैं। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से इनका गैसेस का एक्सचेंजमेंट होता रहता है। फिर देखिए on land the buccal cavity skin and lungs is a pulmonary respiration act as a respiratory organ। ठीक है, जब वो लैंड में आते हैं
तो जैसे हमने बताया कि अगर वाटर में जब रहते हैं तो वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं, और जब वो लैंड में आते हैं तो वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, कौन सा रेस्पिरेशन? पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं। दैट मीन्स कि उनमें स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है जिसे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, लेकिन जब वो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो तब वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का यूज करते हैं। फिर देखिए, lungs is a two elongated pink colored sac like organ present in a thorax। जो लंग्स प्रेजेंट होता है वो क्या, वो टू इलोंगेट शेप में होता है जैसे कि ह्यूमंस में होता है। ठीक है, तो ह्यूमंस में भी ऐसा ही टू इलोंगेट शेप में होता है लंग्स। ठीक है, तो ऐसा ही फ्रॉग में भी प्रेजेंट होता है। कैसा होता है? तो पिंक कलर्ड सैक लाइक ऑर्गन प्रेजेंट इन थोरक्स। जो थोरक्स पार्ट होता है, पहला हो गया हेड, हेड के बाद थोरक्स, तो जो लंग्स पार्ट होता है वो थोरक्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इनके रेस्पिरेटर सीक्वेंस की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में उसके सीक्वेंस की बात करी थी, तो उस तरीके से रेस्पिरेशन के सीक्वेंस की बात कर लेते हैं कि जो गैसेस एटमॉस्फेयर से आ रही होंगी तो वो रेस्पिरेशन ऑर्गन में कैसे एंटर कर रही होंगी। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या है इसका? एयर से लेकर नॉस्ट्रिल। ठीक है, और एयर जो होगा वो कहाँ जाएगा? सबसे पहले नॉस्ट्रिल में, और नॉस्ट्रिल से कहाँ जाएगा? बक्कल कैविटी में, और बक्कल कैविटी में फिर कहाँ जाएगा? लंग्स में। तो ये कौन सा रेस्पिरेशन है? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन का सीक्वेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू स्किन। जब उनका हाइबरनेशन कंडीशन आती है, अभी मैंने बताया था कि समर स्लीप और विंटर स्लीप होता है। ठीक है, जैसे हम एस्टिवेशन और हाइबरनेशन बोलते हैं, तो जब ये कंडीशन आती है हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, तो इस कंडीशन में ये रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं? स्किन के थ्रू करते हैं। ठीक है, ओके, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम इनका कैसा होता है, जिसे हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इनका एज अ चार्ट के फॉर्म में इसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, जो नर्वस सिस्टम होता है वो 3 पार्ट होता है। ठीक है, उसका 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, कौन कौन सा होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इनके भी पार्ट होते हैं, उसको देख लेते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? पहला हो गया ब्रेन एंड दूसरा क्या हो गया? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, पेरिफेरल की बात कर लेते हैं। तो पेरिफेरल जो होता है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? एक हो गया क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, कौन कौन सा? क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं, वो भी 2 पार्ट में होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है एक, और दूसरा कौन सा होता है? पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ओके, अब हम बात करेंगे ब्रेन। तो ब्रेन भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? सबसे पहले हो गया फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन, फिर हिंड ब्रेन। ठीक है, ओके, फोर ब्रेन जो होता है वो भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? एक हो गया ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड डाइंसेफेलॉन। ठीक है, ओके, तो फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट हो गए। अब हम बात करेंगे मिड ब्रेन की। तो मिड ब्रेन जो होता है उसमें देखते हैं पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स। इसमें जो होता है पेयर के फॉर्म में ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, किसमें? मिड ब्रेन में। अब हम बात करेंगे हिंड ब्रेन की। हिंड ब्रेन जो होता है उसमें 2 पार्ट डिवाइड होता है। कौन कौन सा? एक हो गया सेरिबेलम, दूसरा हो गया मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, कौन कौन सा? सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, जैसा कि मेनली जितने भी पार्ट है वो सारे किन में मिल रहे हैं? हमें ह्यूमंस में भी मिलते हैं। तो उसी तरीके से फ्रॉग में भी आप उसी के अकॉर्डिंग लर्न कर सकते हैं। जैसे आप ह्यूमन में लर्न करते हैं ना, तो उसी तरीके से आप फ्रॉग के लिए भी लर्न कर पाएंगे। ठीक है, सेंस ऑर्गन की बात कर लेते हैं। सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं तो वो भी देख लीजिए। सेंस ऑर्गन इंक्लूड ऑर्गन ऑफ टच, जिसमें सेंसरी पैपिला होते हैं। ठीक है, टेस्ट की बात करें तो टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन की बात करें तो जैसे टेस्ट बड प्रेजेंट होती है तो उसी तरीके से उसमें भी टेस्ट बड प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर हम बात करें स्मेल की। तो स्मेल में नेजल एपिथेलियम के थ्रू स्मेलिंग की प्रोसेस होती है। विजन, तो विजन का क्या होता है? आईज के थ्रू होता है। और उसके बाद हियरिंग की बात करें तो टिम्पैनो एंड इंटरनल ईयर के थ्रू हियरिंग की प्रोसेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आईज आर अ पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर सिचुएटेड in the orbit. These are simple eyes possess only in one unit. Eyes जो होता है वो क्या होता है? पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। कैसे होती है? स्फेरिकल शेप्ड होती है। ठीक है, कैसी होती है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि एक एज ऑर्बिट में होता है। ठीक है, फिर देखिए these are simple eyes. आईज की बात करें तो वो कैसी होती है? सिंपल आईज प्रेजेंट होती है। ठीक है,
फिर देखिए ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम। जो ईयर का वर्क क्या होता है, ईयर का वर्क क्या होता है, हियरिंग करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है, ओके। फिर देखिए क्रेनियल नर्व्स इज 10 पेयर्स फ्रॉम ब्रेन। ब्रेन में बात करें तो अगर जो क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं वो कैसी होती है, 10 पेयर्स में होती है, ठीक है, कैसी होती है, तो 10 पेयर्स में प्रेजेंट होती है, कहां पर, ब्रेन में, ठीक है। फिर देखिए ब्रेन इज एनक्लोज्ड इन अ बोनी ब्रेन बॉक्स क्रेनियम। ब्रेन जो होता है वो ब्रेन बॉक्स में फिट रहता है, ठीक है, ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, ब्रेन बॉक्स में फिट रहता है, जिसे हम क्रेनियम भी बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए मेडुला ऑब्लिंगेटा पासेस out through the foramen magnum and continue into the spinal cord, ठीक है। जो मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है उसी से क्या होता है, वो उसके बाहर की तरफ क्या होता है, फोरामन मैग्नम होता है, ठीक है, क्या होता है, फोरामन मैग्नम प्रेजेंट होता है, जो कि उसका स्टार्टिंग का, उसके अगर स्टार्टिंग की बात करें जहां से वो स्टार्ट होता है उससे क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड अटैच होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करें तो मेडुला ऑब्लिंगेटा, मेडुला ऑब्लिंगेटा में क्या होता है, फोरामेन मैग्नम प्रेजेंट होता है, फोरामेन मैग्नम से ही स्टार्ट होता है आपका क्या, स्पाइनल कॉर्ड की स्टार्टिंग होती है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इज एनक्लोज्ड इन द वर्टिब्रल कॉलम। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होता है, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रल पार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर देखिए अब हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो यूरेटस इज एमर्ज फ्रॉम द किडनी। इसमें क्या होता है, जो मतलब मेनली जैसे ह्यूमन में प्रेजेंट होता है कि जो जिसके थ्रू एक्सक्रीशन होता है, तो एक्सक्रीशन का मेनली पार्ट कौन सा होता है, किडनी होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से इसमें भी किडनी जो होता है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है, ओके। फिर देखिए इन अ मेल दे एक्ट एज अ, जो यूरेटस होता है वो क्या होता है, किडनी से अटैच होता है, किसमें, मेल्स में, ठीक है। फिर देखिए कंसिस्ट ऑफ किडनी विच ओपन इनटू क्लोएका, जो क्लोएका जो होता है वो किडनी से अटैच होता है और इससे से ही आपका एक्सक्रीशन या फिर वेस्ट मटेरियल जो होता है वो रिमूव होता है, ठीक है, क्लोएका से। फिर देखिए इन अ फीमेल यूरेटस एंड यूरिनरी ब्लैडर, जो फीमेल्स होता है उनमें क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, ठीक है, किसमें, फीमेल में, ओके। फिर देखिए kidney is a dark red and bean shaped found posterior in the body cavity on both side of vertebral column. Each kidney is formed of uriniferous tubule. किडनी का स्ट्रक्चर ऐसे देखेंगे कैसा होता है, bean shaped होता है, ठीक है। और कलर की बात करेंगे तो डार्क रेड एंड bean shaped स्ट्रक्चर इसका होता है, ठीक है। और उसके बाद कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो इसके दोनों साइड मतलब क्या होता है, दोनों साइड में प्रेजेंट होता है, एज अ पेयर्ड फॉर्म में होता है। तो पेयर्ड फॉर्म में दोनों साइड प्रेजेंट होता है, कहां पर प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और किडनी से आपका क्या होता है, किडनी से अटैच होकर यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के थ्रू वो क्लोएका में जाकर अटैच होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है वो कहां से स्टार्ट होके कहां पर एंड होता है, तो आप क्या बताएंगे, किडनी से स्टार्ट होके कहां पर ज्वाइंट होता है, वो क्लोएका में एंड होता है उसका, ठीक है। फिर देखिए frog is a ureotelic animal. Nitrogenous waste are carried by blood into the kidney where it is separated and excreted. फ्रॉग जो होता है वो क्या होता है, यूरियोटैलिक एनिमल है, ठीक है, कैसा है, यूरियोटैलिक एनिमल। जबकि कॉकरोच की बात करें वो क्या था, यूरिकोटैलिक था, मतलब वो यूरिक एसिड सिक्रेट कर रहा था, ठीक है, ओके, यूरिक एसिड को रिमूव कर रहा था अपनी बॉडी से, तो उसे क्या बोला गया, यूरिकोटैलिक। जबकि ये जो होता है वो क्या होता है, यूरियोटैलिक होता है, मतलब यूरिया को एक्सक्रीट करता है, ठीक है, इसलिए क्या बोला गया, यूरियोटैलिक एनिमल बोला गया, ठीक है। यूरियोटैलिक क्यों बोला गया, क्योंकि ये यूरिया को नाइट्रोजन वेस्ट के फॉर्म में अपनी बॉडी से क्या करता है, रिमूव करता है, इसलिए इसे क्या बोला गया, या फिर एक्सक्रीट करता है उसे, तब इसे क्या बोला गया, इसे यूरियोटैलिक एनिमल बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो वेस्ट मटेरियल है जो जिसे नाइट्रोजन वेस्ट बोलते हैं, तो नाइट्रोजन वेस्ट जो होता है ब्लड के, मतलब ब्लड के थ्रू क्या होता है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है बॉडी के थ्रू, और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या होता है, सेपरेट कर लिया जाता है, और सेपरेट करने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसे क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, कौन कौन सा, एक हो गया ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, दूसरा क्या हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो होता है उसमें 3 पार्ट में डिवाइड होता है, कौन कौन सा, हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया और ब्लड हो गया, ठीक है। क्या बोला मैंने, एक हो गया हार्ट, दूसरा हो गया ब्लड वेसल्स और तीसरा क्या हो गया, ब्लड, ठीक है। तो ये किसका पार्ट है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का। और उसके बाद हम लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है उसके कितने पार्ट है, 3 पार्ट है, कौन कौन से,
एक हो गया लिम्फ, दूसरा होगा लिम्फ चैनल्स एंड तीसरा क्या होगा लिम्फ नोड्स। ठीक है, तो 3 पार्ट में दोनों ही 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, फिर देखिए तो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो उनमें सर्कुलेशन कैसा होता है, क्लोज टाइप होता है। ठीक है, क्या होता है, क्लोज टाइप प्रेजेंट होता है। फिर देखिए हार्ट जो होता है वो कैसा होता है, 3 चैम्बर्ड होता है, मतलब कि 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और अगर इसको कवरिंग की बात करें तो हार्ट जो होता है वो पेरिकार्डियम फ्लूइड से कवर रहता है। ठीक है, फिर देखिए a triangular structure called as a sinus and venous join the right atrium and it receive blood through major veins that's called the vena cava। ठीक है, हार्ट जो होता है, हार्ट का स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है। और अगर इनके ब्लड के सर्कुलेशन की बात करें, जो सर्कुलेशन जो ब्लड का फ्लो है वो कैसा होता है, तो सबसे पहले कहा जाता है साइनस में जाता है ब्लड। ठीक है, और साइनस में जाके फिर उसके बाद कहा जाता है राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से कहा जाता है, राइट एट्रियम से जो ब्लड होता है ब्लड रिसीव करता है कौन, वेना कावा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, मेजर वेन्स बोलते हैं या फिर इसे वेना कावा भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो ब्लड रिसीव करता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, वेंट्रिकल्स ओपन इनटू द सैक लाइक कॉजेस एंट्रियोसिस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो क्या होता है, ओपन होते हैं। हार्ट जो होता है वो क्या होता है, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके, तो हार्ट जो होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। और वेंट्रिकल्स की बात करें, वेंट्रिकल्स जो होता है वो ओपन सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फिर देखिए जैसे हमने डाइजेशन की बात करी कि उनका सीक्वेंस क्या था, फिर रेस्पिरेशन की बात करी कि उनका सीक्वेंस क्या था, तो उसी तरीके से हम ब्लड की भी बात करेंगे कि ब्लड का जो फ्लो है उसका सीक्वेंस क्या है। ठीक है, तो ब्लड फ्रॉम हार्ट, फिर आर्टरीज जिसे हम आर्टरियल सिस्टम भी बोलते हैं, फिर उसके बाद बॉडी पार्ट्स, फिर उसके बाद वेन्स एंड वीनस सिस्टम, फिर उसके बाद अगेन हार्ट। ठीक है, तो ब्लड जो होता है उसका फ्लो क्या होता है, पहले हार्ट में जाता है। ओके, हार्ट से कहां पर जाता है, हार्ट में जो आर्टरीज प्रेजेंट होते हैं जिसे हम आर्टरियल सिस्टम भी बोलते हैं, तो वहां पर जाता है। फिर उसके बाद जो अदर बॉडी पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स में जो होते हुए जो मतलब ब्लड जो होता है वो कहाँ जाता है, बॉडी पार्ट्स में जाता है। और बॉडी पार्ट से फिर क्या जाता है, वेन्स में जिसे हम वेनस सिस्टम बोलते हैं, और फिर वेनस सिस्टम से अगेन हार्ट में आता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक सीक्वेंस है, ब्लड का फ्लो का सीक्वेंस है। ठीक है, फिर देखिए हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज अ वेनस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन and renal portal system is between kidney and lower part of body are present in a frog। तो जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है उसका कनेक्शन 2 पार्ट के बीच में होता है। ठीक है, 2 ऑर्गन के बीच में होता है। कौन कौन सा, एक हो गया लिवर, दूसरा हो गया इंटेस्टाइन। ठीक है, तो जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है वो कहां पर प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में जो कनेक्शन होता है उससे क्या बोलते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो रीनल पोर्टल सिस्टम है वो क्या होता है, उसका कनेक्शन कहां पर होता है, तो किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, जो बॉडी का लोअर पार्ट होता है और किडनी के बीच में जो पार्ट प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, रीनल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, दोनों का डिफरेंस समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, blood formed of a plasma and cell RBC WBC platelets RBC are nucleated and contains hemoglobin। ठीक है, ब्लड की बात करें तो ब्लड जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। क्यों, क्योंकि उनमें जो होते हैं वो आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी ये सारी सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो आरबीसी प्लाज्मा तो फॉर्म होता है, ये प्लाज्मा में क्या होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन में क्या होता है कि आरबीसी जो होता है वो न्यूक्लिएटेड नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में क्या होता है, आरबीसी जो होता है वो न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, कैसा होता है, न्यूक्लिएटेड होता है, दैट मींस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके हीमोग्लोबिन में। फिर देखिए लिम्फ लेक्स फ्यू प्रोटीन एंड आरबीसीएस, जो लिम्फ होता है, ठीक है, तो लिम्फ में क्या होता है, आरबीसी और प्रोटीन जो होता है बहुत ही कम होता है। ठीक है, किसमें, लिम्फ में प्रोटीन एंड आरबीसी की वैल्यू के अगर फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, फिर देखिए ब्लड सर्कुलेशन इज अचीव बाय अ पंपिंग एक्शन ऑफ मस्कुलर हार्ट। ठीक है, तो ब्लड का सर्कुलेशन तो कैसे होता है, जैसे जैसे जो हार्ट है वो क्या जैसे जैसे पंप करेगा उसी के थ्रू ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो होगा। ठीक है, ओके, अगर फास्ट होगा तो फास्ट ब्लड का सर्कुलेशन होगा और अगर स्लो होगा तो स्लो ब्लड का सर्कुलेशन होगा। ठीक है, तो अगर हम ये बोल सकते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वो किस पे डिपेंड होता है, मस्कुलर हार्ट पे डिपेंड होता है। ठीक है, फिर देखिए ब्लड कैरीज न्यूट्रन गैसेस वाटर टू द रिस्पेक्टिव साइड ड्यूरिंग द सर्कुलेशन। जो सर्कुलेशन जैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है
तो वो सर्कुलेशन से क्या क्या वो ब्लड लेता है, तो कुछ न्यूट्रिएंट लेता है, गैसेस लेता है एंड वाटर लेता है। तो इसका क्या करता है वो मतलब वन पार्ट से अनदर पार्ट में ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो गैसेस का एक्सचेंजमेंट हो गया किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद वाटर जो हो गया और उसके बाद न्यूट्रिएंट हो गया, तो उसका जो सर्कुलेशन या फिर फ्लो है वो ब्लड के थ्रू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा, एक हो गया मेल एंड फीमेल। तो मेल एंड फीमेल जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में प्रेजेंट होता है। दे आर अ डायोशियस एनिमल, नॉट अ मोनोशियस एनिमल, ठीक है। कैसे होता है, दे आर अ डायोशियस एनिमल, मतलब मेल एंड फीमेल जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। A pair of a yellowish white testes added to the upper part of kidney by a double fold of a peritoneum mesangium, ठीक है। ये क्या हो जाता है, मतलब ये जो टेस्टिस होते हैं वो क्या होते हैं, पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और पेयर्ड फॉर्म में भी मतलब क्या होता है, किडनी के अपर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो होता है वो कैसे होता है, डबल फोल्ड में, जिसे हम बोलते हैं पेरिटोनियम भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसे मेसार्जियम भी बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए अब इनका भी सीक्वेंस देख लेते हैं कि जो सीक्वेंस होता है, जो स्पर्म का फ्लो होता है, जैसे हमने मेल्स में ह्यूमंस में पढ़ा था कि ह्यूमंस में मेल का जो फ्लो होता है, स्पर्म का फ्लो होता है, तो वो कैसा होता है, ठीक है, कौन कौन से पार्ट में जाता है, उसी तरीके से इसमें भी होता है, ठीक है। तो जो फ्लो होता है, सबसे पहले क्या होता है, टेस्टिस, जिसमें आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद वो वॉस एफरेंशिया में जाता है, जिसमें कि 10 to 12 इन नंबर में होता है, ठीक है। फिर देखिए फिर कहाँ पर जाता है, एंटर द किडनी एंड ओपन्स इनटू द क्लोएका। सबसे पहले कहाँ पर जाता है, टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और स्पर्म जो होते हैं फिर कहा जाता है वॉस एफरेंशिया में, जो कि 10 to 12 इन नंबर होते हैं। और उसके बाद किडनी के अंदर एंटर करता है, फिर किडनी से होते हुए कहाँ पर जाता है, क्लोएका में, और क्लोएका से रिमूव कर दिया जाता है स्पर्म को, ठीक है। फिर देखिए cloaca is a small median chamber that is used to pass off a fecal matter, urine and sperm to the exterior, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया क्लोएका क्या है, एक स्मॉल होल है, ठीक है, ओके। क्या है, स्मॉल होल है जिसके थ्रू स्पर्म एंड जो वेस्ट मटेरियल है या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट है उसका क्या करा जाता है, एक्सक्रीशन किया जाता है, ठीक है, ओके। तो किसके कौन से पार्ट से, क्लोएका से, ओके, क्लियर हुआ, ठीक है। फिर देखिए अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। A pair of ovaries near kidney, there is no functional connection with the kidney। जो जैसे हमने बात करी, इसमें क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव में किडनी जो होती है वो इन्वॉल्व होती है, टेस्टिस से अटैच होती है, ठीक है। लेकिन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें जो ओवरीज होते हैं वो क्या होते हैं, किडनी से अटैच नहीं होती, ठीक है, उसमें कोई भी फंक्शन नहीं होता, ठीक है। फिर देखिए a pair of oviduct from ovaries open into the cloaca separately। इसमें क्या होता है, जो ओवरीज होती है वो किससे अटैच होती है, ओविडक्ट से। और ओविडक्ट जो होता है वो डायरेक्ट कहाँ पर जाता है, क्लोएका में, ठीक है। तो जो भी एग बनता है या फिर ओवरी से जो भी एग बनता है, तो ओवरी से होते हुए कहाँ पर जाता है, ओविडक्ट में, और ओविडक्ट से क्लोएका से रिलीज होता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए अमेच्योर फीमेल लेज 2500 to 3000 ओवा एट अ टाइम। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल जो होता है वो 2500 से लेकर 3000 ओवा प्रोड्यूस करती है, ठीक है, ओके। कितने टाइम, पर टाइम की बात करें तो 2500 से लेकर 3000 ओवा को प्रोड्यूस करती है फीमेल, ठीक है। फिर देखिए फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड टेक इन अ वाटर। जब मेल से स्पर्म आएगा, ओके, और फीमेल से क्या आएगा, ओवा, ठीक है। तो दोनों जो होते हैं वो रिलीज कहाँ पर होते हैं, वाटर में रिलीज कर दिए जाते हैं। और रिलीज करने के बाद फर्टिलाइजेशन जो होता है वो वाटर में होता है, इसलिए इसे क्या बोला गया है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब समझ में आया, जब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जो कि फ्रॉग में हो रहा, ठीक है। फिर देखिए डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अ लार्वा दैट्स कॉल्ड एज अ टैडपोल एंड टैडपोल अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस फॉर फॉर्म एडल्ट, ठीक है। जब इसमें अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो जो डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब क्योंकि जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो मतलब कि लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो इनका जो लार्वा होता है उसे क्या बोलते हैं, टैडपोल बोलते हैं, ठीक है, ओके।
टैडपोल बोलते हैं। टैडपोल का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कि टैडपोल जो होता है उसमें क्या होता है, टेल प्रेजेंट होती है। जबकि आप एडल्ट की बात करेंगे, एडल्ट फ्रॉग की बात करेंगे, तो उसमें टेल नहीं होती। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि टैडपोल के स्टेज में जब वो होगा तो उसमें क्या होगा, टेल प्रेजेंट होगी। लेकिन जब वो मेटामॉर्फोसिस के अकॉर्डिंग जब वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसमें टेल जो होती है वो एब्सेंट हो जाती है। ठीक है, ओके। तो इसमें डेवलपमेंट कैसा होता है, वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है, दे ईट इंसेक्ट एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप। ठीक है, ये क्या होता है, जो क्रॉप, जो भी इंसेक्ट जो होते हैं क्रॉप को हार्म कर रहे होते हैं, तो उन इंसेक्ट को क्या करते हैं, ये खाते हैं। ठीक है, फिर देखिए, maintain ecological balance by serving as an important link of food chain and food web in the ecosystem। जब हम इकोसिस्टम पर आए थे तो उसमें हमने फ्रॉग का कुछ बातें करी थी कि फ्रॉग जो होता है इकोसिस्टम में जो रोल है वो भी मेजर रोल है। ठीक है, ओके। तो ये जो होता है वो इकोसिस्टम को बनाए रखता है। ठीक है, ओके, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो मेंटेन रखता है। ठीक है, कौन, फ्रॉग। ठीक है, फिर देखिए, in some countries the muscular legs of frog are used in a food by man। कई सारी कंट्रीज में जो फ्रॉग का लेग होता है वो क्या होता है, खाने में यूज किया जाता है। ठीक है, ओके, फूड के फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसके हैं जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम जैसा कि हम हर चैप्टर में डिस्कस करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, तो उसी तरीके से इस चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सबसे पहले क्या है, द सेल्स लाइनिंग द ब्लड वेसल्स बिलोंग द कैटेगरी ऑफ। तो इसमें जो हमने बात करी कि ब्लड वेसल्स जो होता है वो कौन से सेल्स में आता है, तो स्क्वामस एपिथेलियम जो होता है उससे आपका ब्लड वेसल्स बनता है। ठीक है, फिर देखिए इंपॉर्टेंट है, नीट का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द सिलेटेड कोलमनार एपिथेलियम सेल्स इन ह्यूमन आर नोन टू अकर इन। तो जो हमने इसको अपने इस चैनल पे भी इस क्वेश्चन को दिया हुआ है कि जो सिलेटेड कोलमनार एपिथेलियम है ह्यूमंस में, तो वो कौन कौन से ह्यूमन के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है, तो ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ब्रोंकियोल्स का मतलब क्या है, जो मतलब कि जैसे एयर हो गया है, तो एयर में जो नॉस्ट्रिल के थ्रू जो भी डस्ट होता है, डस्ट पार्टिकल जो होता है वो क्या होते हैं, आपके लंग्स में ना जा पाए, तो ये जो होता है ब्रोंकियोल्स होता है वो उसको वहीं पर रखता है। ठीक है, कहाँ रखता है, ट्रैकिया में रखता है। ठीक है, या फिर ब्रोंकियोल्स में रखता है और उसको लंग्स तक नहीं जाने देता। ठीक है, तो ये, और उसके बाद फिलिपिन ट्यूब की बात करें तो फिलिपिन ट्यूब जो होता है वो क्या होता है, ओवा को ओवरी से लेकर कहां पर ट्रस में लाता है। ठीक है, फिर देखिए, द फंक्शन ऑफ अ गैप जंक्शन इज टू। ये भी नीट का क्वेश्चन है कि गैप जंक्शन का वर्क क्या होता है, तो फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजॉइनिंग सेल्स बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड सम लार्ज मॉलिक्यूल्स। जैसे मैंने बताया कि गैप जंक्शन का मतलब क्या था कि जिसमें कि स्मॉल पार्टिकल्स तो जा ही सकते हैं या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स या और आयंस तो जा ही सकते हैं, लेकिन लार्ज मॉलिक्यूल्स भी जा सकते हैं। ठीक है, वन सेल से अनदर सेल में। तो ये किसका फंक्शन है, गैप जंक्शन का। ठीक है, फिर देखिए, सेल जंक्शन विल बी फ्रीक्वेंट इन। तो सेल जंक्शन जो होता है वो क्या होता है, किन में प्रेजेंट होता है, सिलेटेड एपिथेलियम में। जो सिलेटेड एपिथेलियम होता है उसमें क्या होता है, ये सेल जंक्शन मिलते हैं। ठीक है, नीट का क्वेश्चन है, प्रोटीन प्रेजेंट इन कार्टिलेज इज। जो प्रोटीन कार्टिलेज होता है उसमें कौन सी प्रोटीन होती है, तो कॉन्ड्रेन। ठीक है, कौन सी होती है, कॉन्ड्रेन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। फिर देखिए, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फॉर्म। जो गॉबलेट सेल होती है, जैसे हमने बताया था, गॉबलेट सेल जो होती है वो यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, और उसके बाद सेलिब्री ग्लैंड की बात करें तो सेलिब्री ग्लैंड जो होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है, तो मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, ओके। तो गॉबलेट सेल जो होता है जो कि एलिमेंट्री कैनल में प्रेजेंट होता है, तो वो कौन से टिश्यू से मिलकर बना होता है, तो एपिथेलियम। ठीक है, कौन सा, कोलमनार एपिथेलियम से बना होता है। ठीक है, फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। इसमें कई सारे ऑप्शन दिए होंगे जिसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो न्यूरोग्लिया नहीं होता। ठीक है, क्या होता है, न्यूरोग्लिया नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये न्यूरल टिश्यू है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, cuboidal epithelium which a brush border of microvilli is found। जो ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट होते हैं जो कि इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो क्यूबाइडल एपिथेलियम से बने होते हैं। तो वो मेनली कहां पर मिलते हैं, तो
प्रॉक्सिमल मतलब कि पीसीटी, ठीक है, नेफ्रॉन में जो पीसीटी होता है उसमें मिलते हैं, ठीक है। ओके, कौन? क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जिसमें कि ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर स्मूथ मसल्स, हमने बात करी थी कि स्केलेटल मसल कौन सी होती है, स्मूथ मसल कौन सी होती है, कार्डियक मसल कौन सी होती है, ठीक है। तो स्मूथ मसल के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि स्मूथ मसल कैसी होती है, ठीक है। तो स्मूथ मसल जो होती है वो इनवॉलेंट्री होती है, मतलब कि फंक्शन को, मतलब जो भी फंक्शन होता है हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग, तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए इससे क्या बोला गया है, इनवॉलेंट्री, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री होती है, फ्यूजिफॉर्म होती है और नॉन स्ट्रिएटेड होती है, ठीक है। कैसी होती है? नॉन स्ट्रिएटेड होती है। चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर, इसमें भी कई सारे आपको पेयर दिए होंगे जिसमें कि आपको चूज करना होगा कि कौन सा पेयर करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है, तो एरियोलर टिश्यू जो होता है वो कौन सा होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में आता है, ठीक है। ओके ओके, कौन कौन सा होता है? एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, फिर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये जो एरियोलर टिश्यू है वो किसमें आता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में आता है, ठीक है। फिर देखिए, द सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर एंड इन द नोज टिप आर एग्जांपल ऑफ, जो आपका स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि ईयर हो गया और टिप ऑफ नोज हो गया, तो ये जो होता है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो उसमें कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है? कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर देखिए, द सेल जंक्शन कॉल्ड इज अ टाइट एडरिंग एंड गैप जंक्शन आर फाउंड इन, जो ये इतने सारे जो हमने जंक्शन पढ़ाए थे तीनों, किन में डिफरेंस कौन सा है, तो ये डिफरेंस जो मतलब ये जो जंक्शन है वो किन में प्रेजेंट होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। मास्ट सेल सेक्रेटेड, मास्ट सेल का फंक्शन क्या होता है, मैंने मास्ट सेल का स्ट्रक्चर दिखाया था। मास्ट सेल जो होता है वो हिस्टामिन को सिक्रेट करता है, ठीक है। ओके, क्या सिक्रेट करता है? हिस्टामिन को सिक्रेट करता है, ठीक है। फिर देखिए, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन को सिक्रेट करता है कौन? मास्ट सेल। फिर देखिए, if the head of cockroach is removed it may live for few days because जैसे क्वेश्चन देखिए, हमने बताया कि इसका क्वेश्चन आगे आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, और 2020 में आया भी है नीट के एग्जाम में। तो यही बोला गया है कि अगर हम कॉकरोच के हेड को रिमूव कर दें, ठीक है, उसकी बॉडी से, तो क्या होगा, तो वो मतलब फ्यू डेज तक क्यों लाइव रहता है, क्योंकि जो हेड मतलब जो हेड होता है वो क्या होता है, बॉडी से बाहर प्रेजेंट होता है। इनको कट भी कर देंगे तो भी उसकी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए वो फ्यू डेज तक या फिर अप्रॉक्स 1 वीक तक लाइव रहता है, ठीक है। फिर देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन इन द एलिमेंट्री कैनल ऑफ कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ। तो हमने बताया था कि जैसे हमने इसका सीक्वेंस पढ़ा था, तो हमने सभी का सारे सिस्टम जो भी हमने पढ़े, तो उसका सीक्वेंस हमने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि कॉकरोच का जो स्टार्टिंग है, उसका स्टार्टिंग मतलब इसका जो सीक्वेंस है वो क्या है, तो सबसे पहले क्या आता है, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, फिर क्रॉप, फिर गिजार्ड, फिर इलियम एंड कोलोन, देन रेक्टम, ठीक है। तो ये क्या है, सीक्वेंस है किसका, एलिमेंट्री कैनल किसका, कॉकरोच का। ओके, फिर देखिए, which of the following features is used to identify a male cockroach from a female cockroach? किस तरीके से मतलब कौन सा डिफरेंस आप क्रिएट करेंगे कि आप फीमेल कॉकरोच एंड मेल कॉकरोच को पहचान पाएंगे, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ कॉर्डल स्टाइल जो होता है वो मेल में प्रेजेंट होता है, ओके। तो कॉर्डल स्टाइल के प्रेजेंस के अकॉर्डिंग आप इनमें डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे कि आप मेल कौन सा है, मेल कॉकरोच कौन सा और फीमेल कॉकरोच कौन सा है, ठीक है। फिर देखिए, in male cockroach sperm are stored in a which part of reproductive system? इसमें क्वेश्चन आया है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा पार्ट है जहां पर आपका जो स्पर्म है वो स्टोर रहता है, ठीक है। तो सेमिनल वेसिकल जो होता है उसमें जो मेल कॉकरोच है उसमें क्या होता है, सेमिनल वेसिकल जो पार्ट होता है उसमें स्पर्म जो होता है वो स्टोर रहता है, ठीक है। फिर देखिए, द बॉडी सेल्स इन अ कॉकरोच डिस्चार्ज देयर नाइट्रोजन वेस्ट इन द हीमोलिम्फ मेनली इन द फॉर्म ऑफ, जो मतलब जो डिस्चार्ज पार्ट होता है कॉकरोच का, तो वो क्या क्या डिस्चार्ज करते हैं, तो पोटेशियम यूरेट को एक्सक्रीट करता है, ठीक है, नाइट्रोजन वेस्ट के फॉर्म में, जो कि हीमोलिम्फ को फॉर्मेशन करता है। तो हीमोलिम्फ में क्या आता है, पोटेशियम यूरेट को एक्सक्रीट करता है, ठीक है। फिर What external changes are visible after the last molt of cockroach nymph? तो कॉकरोच का nymph होता है उसमें जो एक्सटर्नल चेंजमेंट दिखाई देता है, जब लास्ट मोल्ट में जो चेंजमेंट दिखाई देता है वो कब दिखाई देता है, ठीक है, कौन से पार्ट में दिखाई देता है, ठीक है। तो बोथ फोर विंग एंड हिंड विंग, ठीक है। ओके,
जब जो मोल्टिंग होती है वो क्या होती है, फोरविंग एंड हिंडविंग दोनों में ही डेवलप होती है, ठीक है। निम्फ जो होता है वो दोनों में ही डेवलप होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ फोरविंग एंड हिंडविंग डेवलप, ठीक है। ओके, तो ये हमने कुछ 19 क्वेश्चन डिस्कस किए इस चैप्टर के, जिसमें कि कई सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे जो कि पीवाईक्यू पे थे, दैट मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, ठीक है। ओके, तो ये चैप्टर जो होता है वो हमारा फिनिश होता है, और नेक्स्ट हमारा चैप्टर जो है वो सेल्स द यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि हम हमारा नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, ठीक है। तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए, जो भी डाउट हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ताकि हम उसे सॉल्व कर सके, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और एनसीईआरटी रीड करते रहिए और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। क्योंकि जब आप हैंड रिटन नोट्स सेल्फ बनाते हैं तभी आपको क्या होता है, रिवाइज होता रहता है, ठीक है। क्या होता है, रिवाइज होता रहता है, और जब आपको मतलब रिवीजन जब आप अगेन रिवाइज करेंगे तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो एनसीईआरटी भी आपको रीड करनी है, ओके। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।